अस्सलाम वालेकुम काश। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वो जो दुकान है चलिए अभी 14 स्टूडेंट्स आए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के आने का। आप लोगों को फाइनल टर्म के उसका पता चल गया है? जी सर, पता चल गया। कल 1 फेब से हैं आप लोगों का। जी सर। सर फिजिकल पेपर थे? जी हाँ जी। सर फिजिकल पेपर थे? नहीं, ये अभी 20 को पता चलेगा कि पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। अभी इसका डिसीजन नहीं किया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन बहरहाल ये डिसाइड कर दिया कि पेपर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका जो डिसीजन है वो 20 तक बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि। सर ऊपर उन्होंने शो किया हुआ है फिजिकल। जी बच्चे, सर ऊपर बताया हुआ था उस नोटिस के ऊपर कि फिजिकल होंगे पेपर। हाँ लेकिन ये कि वो फर्दर जो उसका डिसीजन वो 20 तक है कि वो कहते हैं कि 20 को फाइनल कंफर्म कर देंगे कि पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। सर ऑनलाइन सर यस सिर्फ करवाएं सर। एमसीक्यूज होंगे? क्या कह रहे हैं? सर ऑनलाइन यस करवाएं सर, ऑन पेपर्स फिजिकल नहीं होंगे हम सर। ऑनलाइन कैसे होंगे? ऑनलाइन करवाएं सर पेपर्स। आपके मेरे कहने से नहीं होना बेटा, ये जो यूनिवर्सिटी ने फैसला करना है, जो करना है वो सबके लिए करना है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। बल्कि ऑनलाइन पेपर सर ज़्यादा सिर्फ आसान होगा, एमसीक्यूज इसलिए कि होंगे ऑनलाइन पेपर पेपर्स सिर्फ में? एमसीक्यूज बेस होता है। तो मेरे हिसाब से तो वो जी ज़्यादा सर। आसान होता है, जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो उसके लिए तो वो अटेम्प्ट करना ईजी होता है। यस सर। जो फैसला यूनिवर्सिटी करेगी वो सबके लिए होगा, किसी एक प्रोग्राम या एक क्लास के लिए तो नहीं होगा, या एक टीचर के लिए नहीं होगा। वो डिपेंड करता है ना कि अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है फिर तो वो कर लेंगे फिजिकल पेपर, अदरवाइज अगर नहीं यूनिवर्सिटी खुलती तो फिर डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए आपके? अभी 19 हुए हैं। अल्लाह अकबर। चलिए जितने आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी चाय ख़त्म कर लूँ। ऐसे ऑनलाइन क्लास लेने का फ़ायदा है क्या क्या फ़ायदा? सर? सर वो सर कैसे? बंदा आराम फायदा से क्या घर सर? बैठ के इजी माहौल में जो है वो साथ चाय भी पी ले, कोई और काम भी साथ साथ कर ले, लेक्चर भी साथ साथ चलता रहे। सर हम तो सो भी लेते हैं ऑनलाइन क्लास में। हैं? क्या कह रहे हैं? सर हम तो ऑनलाइन क्लास में सो भी लेते हैं। की ऑनलाइन मजा है क्लास सर। में सो भी जाते हैं? जी सर। हाँ सो भी सकते हैं, उसमें कोई मसला थोड़ी है, को किसी की शक्ल थोड़ी नजर आ रही है। आप सो रहे हैं, बेशक जाग रहे सर। हैं, नहीं जाग रहे। तो मेरा बेटा है सर वो ठंड में बाहर भी नहीं क्लास में निकलना है, पड़ता। स्कूल में पढ़ता है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस थी। वो जब उसने कोई काम करना हो या कोई बात करनी हो, उसने फटाफट अपना कैमरा और माइक दोनों ऑफ कर देने थे, और उसके बाद वो उसके खैर टीचर कहते हैं कि जी आप कैमरा ऑन रखें ताकि नजर आए शक्ल। कैमरा भी ऑफ कर देता है, माइक भी ऑफ कर देता है। उसके बाद उसने जाके जो है वो कुछ कुछ खाना है, कुछ पानी पीना है, कुछ करना है, वो करके फिर वापस आके फिर दोबारा कैमरा और माइक ऑन करके फिर बैठ जाता है। उसने सब सीख लिया कि क्या करना है। तो वो कह रहा है ये अच्छा है पापा, ये यही सही है सिस्टम, बस स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। सर वो अभी स्कूल में है ना, इसलिए इस तरह कर रहा है। यूनिवर्सिटी में जाएगा फिर कहेगा फिजिकल में। लेकिन ऐसे में ना खैर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी है वैसे तो, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जो है वो स्कूल इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी लर्निंग होती है जो यहाँ पे नहीं हो रही होती। ये इवनिंग सेक्शन ए वाले हैं स्टूडेंट्स? जी यस सर। सर। यस सर। तो मुझे आपका कल सीआर बता रहा था कि जी वो बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, वो रात को जागते हैं। कौन कौन है जो बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा है?
सर मैं व्हाटएवर, कोई भी, कोई है इस वक्त जो फ्रीलांसिंग कर रहे हो? यस यस सर। आप करते हैं, क्या नाम है? सर तलहा तलहा सर तलहा। तलहा। तलहा क्या करते हैं फ्रीलांसिंग में? सर अपवर्क पे सर वेबसाइट डेवलपमेंट। अपवर्क पे वर्डप्रेस सर। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, अच्छा। तो जी कब से सर। कर रहे हैं तलहा आप फ्रीलांसिंग? सर अभी तो 4 मंथ्स हुए हैं सिर्फ। 4 मंथ है, तो 4 मंथ में कितने ऑर्डर यानी कि कंप्लीट किए आपने? सर 15। 15? जी सर। अच्छा, तो आप अकेले हैं या सर साथ कोई और सिर्फ टीम भी वर्डप्रेस है? नहीं सर, वैसे तो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ, लेकिन सर प्रोफाइल मेरी अपनी है। मतलब फ्रीलांसिंग तो आप इंडिविजुअली कर रहे हैं? जी सर, जी सर। तो वर्डप्रेस लेकिन सर कोई में प्रोजेक्ट। मतलब किस थीम के ऊपर ज्यादा काम करते हैं? वो कॉमर्स पे करते हैं, बिग कॉमर्स पे, किस पे ज्यादा काम करते हैं? सर वो कॉमर्स पे सर। वो कॉमर्स के ऊपर। जी, शॉपिफाई भी कर लेते हैं सर, ई शॉपिफाई भी कॉमर्स। कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट किससे ज्यादा किए, वर्डप्रेस के या उसके शॉपिफाई के? सर दोनों ही पकड़ लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर हाउस है ना, तो जी। फिर जो सारे तो बैठे होते हैं, फिर जो खुद नहीं आता फिर उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं, वो कर देते हैं फिर। कितना टाइम लेते हैं आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के वर्डप्रेस के लिए? से मैं कहता हूँ जी मुझे आप एक, मेरा स्टोर है सैनिटरी स्टोर, आप मुझे जो है इसके वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बना दें, वो कॉमर्स प्लग इन करें, सर कितना टाइम लेते हैं? सर डिफरेंट होता है। कोई होते हैं उन्होंने प्रॉपर पूरा बनवाना होता है, फिर उनसे 15 डेज ले लेते हैं। कोई होते हैं उन्होंने सिर्फ चेंजिंग लेआउट चेंज करवाने होते हैं, कोई छोटी मोटी ट्विटर का बैज लगवाना होता है, नहीं, अगर फिर वो कंप्लीट सर अगर 2 दिन अगर, में भी अगर हो कंप्लीट जाते हैं। प्रोजेक्ट बनवाना है, कंप्लीट वेबसाइट बनवानी है स्क्रैच से, नए फर्स्ट टाइम बनवानी है, तो कितना टाइम लेते हैं? सर कोडिंग नहीं करता। सॉरी? कोडिंग नहीं करता सर हम। कोडिंग नहीं करते? नहीं नहीं, सर। तो अपना वर्डप्रेस में तो कोडिंग करने की तो जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस तो मतलब सीएमएस सिस्टम है बेसिकली तो। नहीं सर, उसके अंदर भी होती है सर। अच्छा, उसमें कोडिंग होती है? जी सर, वो वहाँ बैठे हैं, कुछ वो कर रहे होते हैं। अच्छा, कस्टमाइजेशन होती है सर। वर्डप्रेस को यूज करके मतलब बहुत सारे मैंने जो ट्यूटोरियल देखे वो कहते हैं जी बगैर नॉट इवन अ सिंगल वर्ड हो आप कोड के बगैर सर सिर्फ क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन करें जी और आपका वर्डप्रेस वेबसाइट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। जी सर, जो सिंपल है वो इस तरह ही है। 90% जो है वो बगैर उसके ही करते हैं कोडिंग के। अच्छा। सर वो टेम्पलेट लगा के कर देते हैं ना। अच्छा, तला तला किधर है? तला तला रिस्पॉन्ड करें इस बात को। तला, आपने जो जी प्रोजेक्ट जी। किए हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं 15 प्रोजेक्ट है, तो उसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट आपके वो थे जिसमें चेंजेस थी? सर इस तरह है कि मेरे इनके हम उस पे वो भी लिंक्डइन इनके लीड जनरेशन भी करते हैं। इसके अंदर सर इस तरह है, 9 प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन के हैं, 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के हैं। उसके अंदर एक प्रॉपर बनाई थी और 2 इनके बाकी जो थे उसके अंदर उन्होंने चेंजिंग ही करवाई हुई थी, अच्छा। अच्छा, माइनर तो बजट्स। जो आपने कंप्लीट बनाई है उसके आपने कितने चार्जेस लिए? सर 1 मिनट सर, मैं देख के बताता हूँ आपको। रफली बता दो यार, मतलब सर $10, $50, $100, इस तरह डॉलर में बता दो। नहीं सर, $300 से सर। कितने? $300 से सर। अच्छा, $300 थे जो आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट किया था? जी सर, अच्छा, बाकी और वो सर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट कितने 50 दिनों में किया सब था आपने? कितना टाइम लगा था? 15 सर, 15 सर। 15 दिन? सर उसके अंदर जी सर, उसके अंदर यूं था कि वो जो क्लाइंट था ना, जी। वो ढीला बंदा था। उसको वेबसाइट वो यानी कि बड़े दिनों बाद देखता था, फिर उसमें चेंजिंग करवा लेता था कोई ना कोई। अच्छा, यानी कि रिवीजन उसने करवाता था। पेमेंट जो माइलस्टोन जो उसने अप्रूव किया था वो 15 दिन बाद कर दिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलें तला, आप अच्छा, तला के अलावा और कौन है जो फ्रीलांसिंग पे कर रहा है काम? तो यह है भी स्टूडेंट? जी सर कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? उमेर उमैर। उमैर, कौन से सेक्शन है, ए बी? बी सर। अच्छा, तला आपका सेक्शन कौन सा है? सर ए। अच्छा, ए। तो उमैर, आप किस पे काम करते हैं? सर एसईओ पे। एसक्यूएल पे? अच्छा। SEO। आपको कितना अर्सा हो गया सर काम करते हुए? सर हमें 8 महीने सॉरी? लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। 2-3? लॉकडाउन कह रहा सर, लॉकडाउन। समझ नहीं आया, दोबारा बताएं, कब कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप? सर 8 मंथ से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन से start किया था।
आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए सर? बेसिकली इस बारे में के अकाउंट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे, मतलब कि वहाँ नहीं है। अच्छा जी, मुझे इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं क्लियर हो रही। आप दोनों में काम करना है, तलहा ने, ज़ुबैर ने, इसके अलावा कोई बच्चा जो फ्रीलांसिंग करता है या आप लोग मुझे अपना एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ऑडियो, ठीक है? उसमें आपने बताना है ठीक कि सर। आपका मतलब नाम और सेक्शन, और उसके बाद आपने बताना है कि किस टीम में काम कर रही हैं, कितने अरसे से काम कर रही हैं, इन टर्म्स ऑफ मंथ, 2-3 महीने, 4-6 महीने, कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जो काम किया है उसमें ज़्यादातर किस किस्म का काम था, मतलब वर्डप्रेस में काम किस तरह का था, कस्टमाइजेशन थी या लेयर चेंज करनी थी, कोडिंग करवानी थी, या जो अगर डेटाबेस एस्टैब्लिश कर देते हैं या एग्जिस्टिंग डेटाबेस को चेंज करते हैं। मैं ओके आप लोगों सर। से इसलिए पूछ रहा हूँ, हमारा एक सब्जेक्ट है ई-कॉमर्स का, तो उसके अंदर ना हमें जो है वो मतलब मैंने वो उसको फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से, तो मेरा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ, तो उसके बाद फिर जो है ना आपको मतलब इस्तेमाल करेंगे आपकी एक्सपर्टीज को उस क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सर समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। मैं आपको ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें फिर मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? फिर जो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, वो लोग फिर मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और ठीक है। अगर हमारी क्लास ओपन हो जाती है फिजिकली, तो जो फ्रीलांसर्स है ना, एक दिन हम एक लेक्चर रखेंगे दोनों सेक्शन का कंबाइन, और जो उसमें जो फ्रीलांसर्स है ना वो आके क्लास के सामने अपनी जो एक छोटा सा मतलब एक डेमो देंगे, अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के ले आएंगे, और वो जो है वो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे जिसमें बताएंगे कि हमने क्या किया, किस तरह किया, एक आइडिया, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं आपके जिन्होंने अभी फ्रीलांसिंग को नहीं स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए उनके वो एक इंट्रोडक्टरी भी हो जाएगा, एक मोटिवेशन भी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के बच्चे जो है वो फ्रीलांसिंग में काम करें। मतलब आप तो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, तो आपके लिए तो ये फील्ड ही टेक्निकल फील्ड है ना, और उसकी आपको अच्छी पेमेंट भी मिल जाती है। इतना आप कर लेंगे एक जी साल के बाद कि आप अपने सेमेस्टर की फीस तो खुद ही जनरेट करने लग जाए ना, तो ये भी बहुत है। जी फिर आगे चल के आप उसको जॉब के साथ साथ कैरी भी कर सकते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा इनकम ये सपोर्ट बन जाती है। सर ठीक है सेमेस्टर की फीस तो 1 महीने में ही निकल आती है। जी। सेमेस्टर की फीस तो सर 1 महीने में ही निकल आती है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना आप कितना काम करते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, सारी बात है। ये तो मतलब ये तो मिनिमम आप समझ लेना कि इतना मिनिमम टारगेट है हमारा। आप उससे ज़्यादा जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़ाहिर बात है आप उतना उससे ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। जी सर। अच्छा जी, हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आ गए आपके यहाँ। 37 37 हो गए सर, स्टूडेंट हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह हम करें। क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर ये दोबारा वो 30 मिनट के बाद इसने ब्रेक हो जाना है। ओके सर। शुरू में ये दे रहे थे सर हमारा क्विज भी है 11:30 बजे। ऐसा नहीं है कि हम गूगल मीट पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे गूगल मीट पे को आइडिया है किसी को, उस पर टाइम कॉन्स्टेंट सर होते हैं कि गूगल टीम का है, गूगल टीम पे मैम रहती हैं सॉरी इंग्लिश वाली। माइक्रोसॉफ्ट सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट गूगल। टीम में ज़्यादा हो जाएगा। गूगल मीट पे अगर हम चले जाएं, क्योंकि गूगल मीट में मतलब अगर किसी को भी ये आइडिया हो कि इस पर टाइम लिमिटेशन नहीं है, कि अब इसमें जूम पे दोबारा 30 मिनट की टाइम लिमिटेशन आ गई, पहले वो अनलिमिटेड था, वो अब उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी वो आपको पेड अगर करेंगे तो फिर अनलिमिटेड, अदरवाइज उन्होंने वो लिमिट कर दिया दोबारा, तो ब्रेक हो जाती है हमारी क्लास। तो चले फिलहाल आज कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर गूगल मीट पे ऑप्शन है तो फिर हम उसको वहाँ सर जिन बच्चों का क्विज है वो क्या करें? 11:30 बजे हमारा तो क्विज है अबे कौन सा क्विज है, हमें भी तो बताओ। इंग्लिश का। कल नहीं था वो तो, दोबारा वो चेक कर लो कल ए था। सेक्शन का था। बी अच्छा अच्छा सेक्शन अच्छा का 2 अच्छा। बजे है यार। चलो 11:30 बजे नहीं है? नहीं 2 चलो बजे। चलो फिर सली कर ठीक लो है, पहले तुम। ठीक हो गया सर, फिर लेक्चर लें आप। अच्छा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं। कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है? और उसमें हमने जो कल के लेक्चर का ओवरव्यू ये था कि हमारे पास जो है बेसिकली मेन मेमोरी जो रैम जिसे हम कहते हैं, ये उसकी डिस्कशन थी कि उसमें हम मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक बेस रजिस्टर और एक लिमिट रजिस्टर, और उनके थ्रू जो है हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो वैलिड है या इनवैलिड है। हर प्रोसेस का एक एड्रेस रेंज होगा, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगी। कंटीजियस का मतलब है कि प्रोसेस को अगर 10 MB चाहिए तो उसे 10 MB का एक इकट्ठा ब्लॉक चाहिए, उसे हम कहते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। तो फिर इसमें हमने कहा कि जी हमारे पास इसमें 3 तरह की जो है वो बाइंडिंग होती हैं।
कंपाइल टाइम पे होती है, लोड टाइम पे होती है और एग्जीक्यूशन टाइम पे होती है। फिर हमने कहा कि दो तरह के हमारे एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस वो होता है जो सीपीयू जनरेट करता है, उसको वर्चुअल एड्रेस भी कह देते हैं, और फिजिकल एड्रेस वो होता है जो मेमोरी में एक्चुअली होता है। तो जो कन्वर्जन होती है लॉजिकल एड्रेस से वो फिजिकल एड्रेस में, वो उसको हम कहते हैं एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और दैट कन्वर्ट्स योर फिजिकल लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। एक एग्जांपल देखी थी जिसमें सिंपल एक रीलोकेशन रजिस्टर को यूज करके हमने कन्वर्ट कर दिया था। आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है वो पेजिंग और सेगमेंटेशन है, जिसके थ्रू हम बेसिकली लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास प्रोसेस हमारी जो स्टोरेज है, रैम है, उसका साइज कम है और ज़्यादा प्रोसेस लोड होना चाहते हैं, तो इन दैट केस वो क्या करता था कि कुछ प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रैम से स्वैप आउट कर देता था। जो प्रोसेस स्वैप आउट होता था वो एक बैकिंग स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज पे चला जाता था। आप समझ लें कि वो हार्ड डिस्क पे चला जाता था और कुछ देर वो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहता था। इस दौरान आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाती थी और आप एक नया प्रोसेस लोड कर लेते थे रैम में। फिर जो प्रोसेस स्वैप आउट होता था, फिर उसको कुछ देर के बाद जब रैम में स्पेस फ्री हो जाती थी, तो उसे हमें वापस लाना पड़ता था और उसे हम कहते थे कि हमारा स्वैपिंग है। तो स्वैपिंग का प्रॉब्लम क्या था कि स्वैपिंग में हमारे पास जो है वो टाइम वेस्ट होता है। एक प्रोसेस को जब आप स्वैप आउट करेंगे डेटा ट्रांसफर होगा, फिर स्वैप इन करेंगे तो डेटा ट्रांसफर होगा, और इस दौरान प्रोसेस कोई और जो सीपीयू कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो एज रिजल्ट के हमारे पास जो है वो टाइम वेस्टेज या टाइम डिले जो है आता है। तो स्वैपिंग का एडवांटेज ये है कि इससे हम आपकी रैम अगर सपोज करें 1 GB की है, तो आप 1 GB से ज़्यादा के प्रोसेस उसमें चला सकते हैं टेम्परेरी तौर पे कुछ प्रोसेस को स्वैप आउट करके। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसकी आपकी जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास था कि स्वैपिंग के बाद हमने कहा था कि इसके इश्यूज से उसके बाद हमारे पास था कंटीन्यूअस एलोकेशन। और कंटीन्यूअस एलोकेशन का मतलब वही था कि हमारे पास जो फिजिकल रैम है उसके अंदर जो प्रोसेस की मेमोरी है वो एक ब्लॉक की शक्ल में होनी चाहिए। इसमें फिर हमारे पास दो तरह की स्कीम आ जाती हैं। एक हमारे पास थी वेरिएबल पार्टीशन और एक हमारे पास थी फिक्स पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन अब इस्तेमाल नहीं होती, और फिक्स पार्टीशन में ये था कि हम रैम को या जो मेमोरी है उसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते थे और पार्टीशन का साइज फिक्स होता था। से आपने 100 MB का बना दिया, 50 MB का बना दिया। अब 50 MB की जो पार्टीशन है उसमें 50 MB से ज़्यादा का प्रोसेस लोड नहीं होगा। एक बात, अगर 50 MB की एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस लोड होता था, तो इसका मतलब है अगर आपने 4 पार्टीशन की तो आप मैक्सिमम 4 प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। फिर इसमें आता था एक प्रॉब्लम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये था कि हर पार्टीशन में अगर प्रोसेस का साइज पार्टीशन के साइज के इक्वल नहीं है, उससे कम है, तो हमारे पास कुछ वेस्ट जो अमाउंट है वो वेस्ट हो जाती थी। से आपके पार्टीशन का साइज है 50 MB और आपने उसमें प्रोसेस लोड किया है 40 MB का, तो इसका मतलब आपका 10 MB जो वो वेस्ट हो गया। अब जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो मेमोरी वेस्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। फिर हमने कहा था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिक्स पार्टीशन के बाद जो दूसरी स्कीम है जो कि अब इस्तेमाल होती है वो कहलाती है वेरिएबल पार्टीशन के। कोई पार्टीशन का साइज नहीं होता फिक्स प्री डिफाइन, बल्कि पूरी जो मेमोरी है वो एक पूल की शक्ल में होती है। 1 GB जो भी है, जो भी प्रोसेस आएगा उसको जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उसको एलोकेट कर दी जाएगी, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होकर निकल जाएगा तो वो एरिया जो वो फ्री होल बन जाएगा। और फिर होगा कुछ अरसे के बाद ये कि प्रोसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ प्रोसेस ज़्यादा देर रुकेंगे, कुछ आएंगे फटाफट कंप्लीट होकर निकल जाएंगे, तो मेमोरी में बहुत सारे फ्री होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर तो दो फ्री होल एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि नेबर हैं, यानी एक फ्री होल खत्म हो रहा है उसके साथ ही दूसरा फ्री होल क्रिएट हो गया, तो हम उन दोनों फ्री होल को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मतलब एक 10 MB का, एक 20 MB का, तो उनको मर्ज करके 30 MB का फ्री होल बना देंगे। अच्छा, जब फ्री होल्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं तो होता ये है कि इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब सपोज करें जी 10 MB के 5 फ्री होल्स क्रिएट हो गए, हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे, कोई 100 पे है, कोई 500 पे, कोई 1000 पे, कोई 2000 पे। अच्छा, दरमियान में प्रोसेसेस हैं, तो अब टोटल जो स्पेस अवेलेबल है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 50 MB है। अब एक प्रोसेस है वो कहता है जी मुझे 30 MB चाहिए, तो हम उसे लोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 30 MB का एक बड़ा फ्री होल नहीं है, बल्कि 10 MB के 5 फ्री होल है। ये वो एग्जांपल के जी
छोटे छोटे 5 क्लासरूम है और एक बड़ी क्लास को बिठाना है तो एक ही जगह पे बिठाना है, कंडीशन ये है, तो वो एक क्लास एक जगह पे नहीं बैठ सकती क्योंकि जो रूम की कैपेसिटी है वो कम है और क्लास की तादाद ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फ्री होल्स जो बने हुए उनका साइज़ कम है। तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन का मतलब ये होता था कि हम तमाम जो यूज़ प्रोसेसेस हैं या प्रोसेसेस हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और फ्री होल्स को एक दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, सपोज करें आपके पास जो एड्रेसिंग स्कीम है वो 1 से लेके 100 तक है। अब फ्री होल एक 10 लोकेशन पे था, 10 से 12 तक था, एक 20 से 25 तक था, एक 30 पे था, एक 70 पे था, एक 90 पे था। तो जब आप इसकी कॉम्पैक्शन करेंगे तो ये सारे फ्री होल बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे। मतलब अगर टोटल आपके पास जो फ्री होल का साइज 20 बन रहा है तो हम कहेंगे जी 80 से लेके 100 तक जो है फ्री होल है, बाकी 1 से लेके 80 तक हमारा रिजर्व एरिया है या जो प्रोसेस का है। तो उसका फायदा ये होता था कि जो अब वो जो हमारे पास 50 MB के पहले वो 10 MB के 5 होल थे, अब वो खत्म हो गए, बल्कि वो एक 50 MB का फ्री होल बन गया और उसके अंदर हम कोई भी प्रोसेस लोड कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट साइज 50 MB होगा या उससे कम होगा। और फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल फ्री होल्स हैं तो फिर हमारे पास जो है वो नया प्रोसेस जो हमने लोड करना है तो उसके लिए 3 स्कीम्स होती थी, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट ये कहती थी कि अगर आपके पास मल्टीपल होल हैं तो जो पहला फ्री होल इतना बड़ा है जो आपके प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, आप अपने प्रोसेस को उसमें लोड कर दें। बेस्ट फिट ये कहती थी सबको चेक करें, उस होल में लोड करें जिसका साइज प्रोसेस से तो बड़ा है लेकिन बाकियों से सबसे छोटा है। यानी जब आप उसको लोड करेंगे तो जो फ्री स्पेस बचेगी वो मिनिमम होनी चाहिए। और वर्स्ट फिट जो है वो बेस्ट फिट का अपोजिट है, जिसमें वो कहता था कि सबसे बड़े फ्री होल में आपने उसको फिट करना है ताकि हमारे पास स्पेस बचे, नया प्रोसेस उसमें लोड हो सके। हमने कहा था कि फर्स्ट फिट थोड़ी सी स्पीड अप ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर आपको सारों को सर्च नहीं करना पड़ता। हो सकता है पहले फ्री होल आपके लिए गुड इनफ है तो आप उसमें होल प्लेस कर देंगे, और बेस्ट फिट में थोड़ी सी मेमोरी हमारी सेव हो जाती थी और कम हमारी यूटिलाइजेशन होती थी। तो ये जो वेरिएबल पार्टीशन है इसके अंदर जो ये फ्री होल्स बचते हैं और उनका साइज प्रोसेस के रिक्वायरमेंट साइज से बड़ा होता है लेकिन हम प्रोसेस लोड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक हमारा जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास कहलाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, किसी चीज के आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स, चंक्स बना दिए, पार्ट्स बना दिए। तो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूं है कि यूजर्स व्यू ऑफ प्रोग्राम कि एक यूजर जो है उसके लिए मेमोरी इस तरह होगी, किस तरह होगी कि जो उसकी मेमोरी टोटल उस प्रोग्राम की को जो टोटल मेमोरी चाहिए उसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो सेगमेंट्स हैं, सब रूटीन है, स्टैक है, सिंबल टेबल है, मेन प्रोग्राम है, एसक्यूआरटी और भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोग्राम की नेचर पे। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि जी अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स सच एज A segment is a logical unit such as main program। यानी अब एक प्रोग्राम के, अगर आपने एक सी में प्रोग्राम लिखा है तो हो सकता है उसकी जो मेमोरी है उसके ये सेगमेंट्स बनेंगे। हम कहते हैं कि जी इस प्रोग्राम को रन होने के लिए 50 KB चाहिए। अब वो 50 KB इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से सेगमेंट हैं? मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, फंक्शन, मेथड, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल और अरेज। तो आपने बहुत सारे नाम सुने हुए हैं। मेन प्रोग्राम पता है आपको, एरे का पता है, स्टैक का भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फंक्शन कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन आपने डिफाइन किए हुए हैं। प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड आप समझ लें कि मिलती जुलती चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो फिर मेथड भी आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, क्लासेस बनती हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं, आपको इसका भी आइडिया है। सिंबल टेबल जो बता रहा होता है कि जी ये जो 10 है ये किस में कन्वर्ट होगा, जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम, अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि जी 10 MB इकट्ठा चाहिए, एक ब्लॉक की शक्ल में चाहिए। अब हम ये बात कर रहे हैं कि 10 MB की जो मेमोरी है उसको आपने इसमें डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो ये कहता है कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सेगमेंट कुछ इस तरह है। सेगमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, हर सेगमेंट का साइज एक दूसरे से डिफरेंट है, ये भी याद रखिएगा। सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट्स बनते हैं उनका साइज एक दूसरे से डिफरेंट होगा। हो सकता है ये 1 दरमियाना साइज है, 2 स्मॉलर है, 3 बड़ा है, 4 फिर कम है, तो ये डिफरेंट साइज हो सकते हैं। ये 5 KB है, ये 10 KB है, ये 12 KB है, ये 8 KB एंड सो ऑन। अच्छा, ये सेगमेंट्स मेमोरी में इस तरह जाके स्टोर हो जाएंगे फिजिकल मेमोरी में। ये 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, वही साइज वही रहेगा। जैसे 3 का साइज अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी वो 15 लेगा। तो यहाँ पे वो आप यूँ समझ लें कि उसको हमने एक 2 डायमेंशन में हम उसको देख रहे हैं, 2 डायमेंशन में, और यहाँ पे आपने उसको एक लीनियर फॉर्म के अंदर या 1 डायमेंशनल फॉर्म में देखने के पहले कोई एक सेगमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। अच्छा जी
तो सेगमेंटेशन स्कीम का एक जो बिग एडवांटेज है वो ये होता है कि इसमें जो हमने कहा था कि जी वो कंटीजियस एलोकेशन होगी ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है एक प्रोसेस की जो मेमोरी है वो अब कंटीजियस नहीं बल्कि नॉन कंटीजियस फॉर्म में स्टोर की जाएगी। कंटीजियस एलोकेशन में ये बात थी कि 10 MB चाहिए तो टोटल 10 MB एक साथ हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि हमने रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 10 MB जो है वो अब इकट्ठी नहीं चाहिए, बल्कि 10 MB डिवाइड होगी सेगमेंट्स में, और वो सेगमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये जो है ना हमें सेगमेंटेशन का जो एडवांटेज है। सेगमेंटेशन और पेजिंग, आगे सेकंड टेक्निक पेजिंग है, तो उसमें फर्क यही होता है कि सेगमेंटेशन में साइज जो है वो सेगमेंट्स का डिफरेंट होता है, जबकि पेजिंग में साइज जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। अच्छा, अब सेगमेंटेशन काम कैसे करती है, ये उसकी डायग्राम है, ये वाली डायग्राम। इसके अंदर दिखाया गया कि जी सेगमेंटेशन कैसे काम करती है। अच्छा, अब इसमें ये एक सीपीयू है, यहाँ से एड्रेस जनरेट होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें हैं, एस और डी। एस स्टैंड फॉर द सेगमेंट नंबर एंड डी स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, या इसे हम ऑफसेट भी कह देते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी और बेस एड्रेस में ऐड किया जाता है और फिर हम अपने डिजायर्ड एड्रेस के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट है। एक मिनट ये होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारा सेगमेंटेशन हार्डवेयर है, जिसके अंदर हमारे पास एक सीपीयू है जो कि एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस विल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एस कॉमा डी। एस स्टैंड फॉर द सेगमेंट नंबर एंड डी स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स बन रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो हमने हर सेगमेंट को एक नंबर दे दिया 1 2 3 4। तो ये जो एस है बेसिकली ये शो कर रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये एक ऑफसेट एड्रेस है जो किसी बेस एड्रेस में ऐड होने के बाद जो है हमें डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाएगा। इसको यूं समझ लें कि आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, पहली दफ़ा आपने कोई एड्रेस पूछा है किसी बंदे का, जी फला चौधरी साहब का मकान नंबर किधर है, जो या चौधरी साहब किधर रहते हैं, तो वो आपको बताता है कि जी आप यहाँ से तीसरी गली, और तीसरी गली में 5वां मकान। ठीक है, तो अब गलियां तो बहुत सारी होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, और हर गली के अंदर सपोज करें कि जी 20-20 मकान है। तो हमारे लिए जो बेस एड्रेस है वो क्या है, गली नंबर है। ठीक है, पहले हम गली नंबर 3 पे पहुंचेंगे, स्ट्रीट नंबर 3 पे पहुंचेंगे, फिर स्ट्रीट नंबर 3 के अंदर हम अंदर मुड़ के उसमें हम 5वां मकान काउंट करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि हम अपने डिजायर्ड एड्रेस पे पहुंच गए। तो जो गली का एड्रेस हो गया वो हमारा क्या बन गया, बेस एड्रेस, और जो डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट है वो क्या बन गया, वो 5 नंबर मकान। तो अगर आप वो जो डिस्प्लेसमेंट है किसी गलत बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो आप किसी और जगह पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप गली नंबर 2 में जाके अगर 5वें मकान पे पहुंचेंगे तो वो चौधरी साहब का मकान नहीं होगा, वो किसी और XYZ का होगा। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा एड्रेस होता है जो किसी बेस एड्रेस में ऐड हो जाता है। क्लियर है जी क्लास? कोई क्यूरी? क्लियर है सर। फाइन। सर एक दफा फिर समझा देगा। क्या चीज? ये एस कॉमा डी डिस्प्लेसमेंट? यस सर, यस सर। डिस्प्लेसमेंट देखें, कंप्यूटर सिस्टम में एक तो होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब है एक एड्रेस है, वेरिएबल ए है, उसका एड्रेस है हमारे पास 1025, तो हम 1025 पे पहुंचेंगे तो हम वेरिएबल ए पे पहुंच जाएंगे। बाज़ दफ़ा एड्रेस ऐसे नहीं जनरेट होता, बाज़ दफ़ा एड्रेस होता है, ये जो 1025 का एड्रेस है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1000 + 25। ठीक है, अब इस केस में 1000 इसका क्या होगा, बेस एड्रेस होगा, और 25 इसका क्या होगा, ऑफसेट या डिस्प्लेसमेंट एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि ऑफ बेस एड्रेस में डिस्प्लेसमेंट एड्रेस को ऐड करके हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचते हैं। इसकी रीजन क्या है, ये क्यों करते हैं, ये भी हम सेगमेंटेशन में देखते हैं। क्यों हम एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं जनरेट करें, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट मेमोरी को एक्सेस करना है, एज ए सिंगल ब्लॉक एक्सेस नहीं करना। तो पहले हमें सेगमेंट नंबर पे जाना होगा, फिर सेगमेंट नंबर के अंदर हम कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं फिर हमने वहां पे जाना होगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये सेगमेंट प्लस ऑफसेट या सेगमेंट प्लस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है।
अच्छा जी। जो सेगमेंटेशन के लिए हमें जो हार्डवेयर है उसमें जो हमें चीज़ें चाहिए वो यही है। नंबर एक कहता है कि द लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू टुपल सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। ये बात अभी हमने जो की है, यानी सेगमेंट नंबर को वो कह रहा है एस और ऑफसेट को वो कह रहा है डी। ठीक है, तो ये बात उसने यहाँ पे, उसके ऑफसेट कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बात एक ही है आपकी। तो कहते हैं जी इसमें दो पेयर आएंगे हमारे पास, मतलब सपोज करें जी आपके पास एड्रेस आ रहा होगा 3,75। तो अब जो 3 है वो किसको शो कर रहा होगा, वो हमारे सेगमेंट नंबर को शो कर रहा होगा, और जो 75 है वो किसको शो कर रहा होगा, ऑफसेट को या डी को शो कर रहा होगा। एक बात, देन देयर विल बी अ सेगमेंट टेबल। ठीक है, सेगमेंट टेबल क्या है? सेगमेंट टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सेगमेंट। अब देखें ये 4 सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 1 सेगमेंट है इसका कोई बेस एड्रेस होगा, ये वही बेस एड्रेस है जो हमने लास्ट टाइम कल पढ़ा था कि जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या होगा, उसका बेस एड्रेस होगा। सिर्फ 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। फिर बेस के अंदर हम क्या ऐड करते थे, लिमिट ऐड करते थे, तो बेस प्लस लिमिट उसका एंडिंग एड्रेस बन जाता था। मतलब अगर ये 110 से स्टार्ट हो रहा है और लिमिट इसका 40 है, तो 110 प्लस 40 क्या हो गया, एंडिंग हो गया 150। तो ये 110 से स्टार्ट हुआ, 110 इसका बेस हो गया और 150 पे एंड हुआ। तो बेस में हमारे पास होगी 110 और लिमिट में हमारे पास होगी 40, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसके एंडिंग एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। तो इसको इस तरह हमारे पास जो है वो हर सेगमेंट की 2 चीज़ें हमें चाहिए। क्या-क्या चाहिए? उसका बेस एड्रेस और उसका लिमिट एड्रेस। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रखी जाएगी? सेगमेंट टेबल में। तो ये वो हमारा टेबल है। ये टेबल है, सेगमेंट टेबल। तो इसमें यहाँ पे जो है ना, मतलब आप यूँ समझ लें टेबल है तो इसमें रोज़ होंगी। ठीक है? अब आपके सिस्टम आपके जो प्रोसेस है इसके सपोज़ करें 5 सेगमेंट हैं, तो इसकी 5 ही रोज़ होंगी। हर रो जो है वो किसी एक सेगमेंट की बेस और लिमिट वैल्यू को होल्ड कर रही होगी। ठीक है, जैसे जी उसकी लिमिट वैल्यू, बेस वैल्यू है 100 और लिमिट वैल्यू है 40, अगले की बेस वैल्यू है 250, लिमिट वैल्यू है 10, अगले की है 500 और लिमिट वैल्यू है 100। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी सेगमेंट्स होंगे, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, उतने ही हमारे पास यहाँ पे रोज होंगी। ये बात क्लियर है जी? क्लियर है सर। ओके जी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ गई? सेगमेंट टेबल में आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास एक हमारे पास है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर दैट पॉइंट्स टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन द मेमोरी। अब ये टेबल भी तो मेमोरी में कहीं होगा ना, तो इसका एड्रेस कहाँ पे, इस टेबल का एड्रेस कहाँ पे है, इस पूरे टेबल का? वो हमारे पास एक रजिस्टर है। हमने कहा था ना कि हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जो कि इसको बताएगा। फिर है सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेगमेंट यूज्ड बाय अ प्रोग्राम। अभी बात की हमने कि जी 4 हैं, तो इसका मतलब है लेंथ 4 हो जाएगी, 5 है तो लेंथ 5 हो जाएगी। तो वो बताएगा कि जी टोटल, और जितनी नंबर ऑफ सेगमेंट होंगे उतनी ही आपके सेगमेंट टेबल में क्या होंगी, रोज होंगी। उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपको। मतलब आपकी क्लास की अगर हम वो बनाएं, कोई मार्क्स का टेबल बनाएं, तो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट है तो हमारे टेबल में भी 40 रो होंगी। हर रो जो है वो एक स्टूडेंट को शो कर रही होगी। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 रो होगी। तो यहाँ पे जितने हमारे पास सेगमेंट्स होंगे उतने हमारे पास रोज होंगी। अच्छा जी, अब होता क्या है? होता ये है कि जब सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया एस कॉमा डी, हम सबसे पहले एस को उठाते हैं। ठीक है, एस जो है वो सेगमेंट नंबर है और नॉर्मली हमारा सेगमेंट नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पहली एंट्री 0 की होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ये बेसिकली हमारा सेगमेंट नंबर है। अब अगर हमारे पास सपोज करें ये जो ये लिमिट और बेस है लिखा हुआ, यहाँ पे जो है सेगमेंट नंबर है वो हमारे पास 1 मिनट है, मैं ना हाँ इसमें नहीं है, मैं बुक आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ पे ये ज़्यादा वो है। और तो ये बड़ा मसला है इसका। अच्छा जी, हमारी बुक किधर है?
अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? अच्छा, तो ये हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है जी, हम फिर जैसे ही खत्म होता है फिर हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग। अच्छा, तो ये हमारे पास वही डायग्राम है जो आपके बुक में गिवन है। सॉरी, ये तो पेजिंग की हमारी, ये हमारा सेगमेंट, और ये वो डायग्राम है जो अभी हम स्लाइड में देख रहे थे। और हाँ, ये ठीक है, सेगमेंटेशन की एग्जांपल है। ये विजिबल है जी आपको बुक? यस सर। अच्छा, तो ये यस हमारे पास, सर। ये हमारे पास उसने बता रखे हैं जी, सेगमेंट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हर सेगमेंट को उसने नाम दे दिया है। अब इन सेगमेंट की ये इन्फॉर्मेशन सेगमेंट टेबल में रखी गई है। सेगमेंट 0 बेसिकली हमारा सब रूटीन का है। अब ये उसकी लिमिट की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है। बेस बताएगा कि सेगमेंट 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1400 लोकेशन पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लिमिट क्या है, 1000। इसका मतलब है ये 1400 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 1400 प्लस 1000, तो ये 2400 तक, यानी 1400 से 2400 तक सेगमेंट आपका 0 होगा। अब ये देखिए, ये मेमोरी है, तो उसमें ये आपको नजर आ रहा है सेगमेंट 0, और ये 1400 से लेके 2400 तक है। सिमिलरली सेगमेंट 1 है, उसका बेस एड्रेस है 6300, और उसका लिमिट है 400, तो ये होगा 63 से 6700 तक। तो ये 1 है हमारा यहाँ पे 6300 से 6700 तक, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बाकी हैं। और आप एक बार नोट करें कि सेगमेंट कोई तरतीब से नहीं है, मतलब 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। तो ये कोई वो नहीं है कि आपने 0 1 2 3 4 करने। एक बात, दूसरी बात ये कि ये सेगमेंट कहाँ है, नॉन कंटीजियस शक्ल में, मतलब 0 कहीं और खत्म हो जाता है, फिर 1 आगे कहीं शुरू होता है, फिर 2 कहीं और शुरू होता है। तो ये एक साथ नहीं है, कंटीजियस नहीं है। तो ये हमारी क्या है, नॉन कंटीजियस है। हमने बात की कि पेजिंग और सेगमेंटेशन हमारी नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की सिस्टम है, ये एग्जांपल्स है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास जो है वो बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर आ जाता है। अब अगर हम इसी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो होगा ये कि हमारे पास S में कोई वैल्यू होगी, वो होगी 0 1 2 3 एंड 4, जितने आपके सेगमेंट हैं। सपोज करें S की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। 2 का मतलब है हम सेगमेंट नंबर 2 पे जा रहे हैं। फिर यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे उसकी लिमिट की, ठीक है, यानी सेगमेंट नंबर 2 के लिमिट की वैल्यू को, और उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इससे छोटा है तो फिर तो ये वैलिड है, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इसकी लिमिट से बड़ा है तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, यहाँ पे देखें कि आपके पास जो सेगमेंट नंबर 2 है वो ये है हमारा 400 वाला, ठीक है। अब अगर एस में तो आ गया 2, तो हम आ गए इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसने लिमिट डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू आ गई 450। तो बेसिकली जो आपका सेगमेंट नंबर 2 है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 400। यहाँ पे आप देखें सेगमेंट नंबर 2 हमारा कहाँ है, ये वाला है हमारे पास, 4300 से 4700। तो अगर आप 4300 में 450 ऐड करेंगे तो आप इस 4700 से आगे निकल जाएंगे, और वो तो सेगमेंट 2 का एड्रेस नहीं होगा। तो लिहाजा हम करते क्या है कि हम जो डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट वैल्यू है उसका कंपैरिजन करते हैं लिमिट से, और डिस्प्लेसमेंट मस्ट लेस देन लिमिट। अगर वो इससे ज्यादा है तो वो हमारा इनवैलिड एड्रेस हो जाएगा, अगर वो छोटा है तो फिर वो वैलिड एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर ये कंपैरिजन ठीक हो गया, फिर हम यहाँ से उठाएंगे बेस को, और बेस में ऐड कर देंगे सिंपली क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करें इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी 250, बेस की वैल्यू है हमारे पास 4300। तो हम क्या करेंगे कि 4300 में हम 250 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास एड्रेस बनेगा 4550, और हमारा जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, 4550। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस था वो था हमारा 2,250, और वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होकर क्या बना, 4550। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ जाता है पेपर में सवाल तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनानी होगी एक बार। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट टेबल क्या है, बेस क्या है, लिमिट क्या है, और एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि पहले हम कंडीशन चेक करेंगे लिमिट के साथ। अगर लिमिट हमारा ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट लिमिट से छोटा है उस सेगमेंट के लिए, ठीक है। हर सेगमेंट के लिए लिमिट साइज डिफरेंट है, यहाँ 1000 है, यहाँ 400 है, यहाँ 1100 है, यहाँ फिर 1000 है। अब इसका 1000 है तो